गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ PL सैनी, टीम बॉटनी CLC सीकर। दोस्तों अपना चल रहा था जिब्रेलिन लास्ट टर्न पे, और जिब्रेलिन में हमें उसके अनुप्रयोग देखने थे। तो जिब्रेलिन के अनुप्रयोग, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कार्य है इसके, बात हमें इसके कार्यों की करनी है। तो हम लोग इसका एक ये वाला मैटर बना लेते हैं। ये आ गया आपके पास जिब्रेलिन क्या क्या काम कर सकता है। तो फर्स्ट आपके पास आता है तने का दीर्घीकरण, इसको बोल्टिंग इफेक्ट बोला जाता है, जैसा कि हमने मतलब ना लिखा था। दूसरे नंबर पे आता है बीजांकुरण, ये दूसरा प्रमुख कार्य है इसका, बीजांकुरण, ठीक है। तीसरा कार्य इसका हो गया हमारे पास मतलब ना अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका बीजांकुरण हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास इसके अंदर किण्वन पर प्रभाव, किण्वन पर प्रभाव। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास परिपक्वन, परिपक्वन प्रावस्था पर प्रभाव, ठीक है। और एक आता है इसका हमारे पास प्रषुप्ति, प्रषुप्ति को तोड़ना, ठीक है। ये जिब्रेलिन के प्रमुख। और एक और आता है फलों का आकार, ठीक है। इसको अपन इसी जगह पे डाल देते हैं, इसकी बजाय इसको हम इस जगह पे डाल सकते हैं, इस जगह पे। फलों का प्रकार, फलों का आकार, ठीक है। एक और आता है लैंगिकता। देखो दोस्तों, हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है तने का दीर्घीकरण। दरअसल जब इसकी खोज हुई थी जिब्रेलिन की, तो चावल के पादप में लंबाई में वृद्धि देखी गई थी, और पादप लंबा हो जाता है, इसका मतलब उसके पर्व और पर्व संधियों की लंबाई बढ़ जाती। इसके कारण क्या हो जाता है, तने का दीर्घीकरण हो जाता है। तो जिब्रेलिन GA के प्रभाव में पर्वों की लंबाई में वृद्धि हो जाती, वृद्धि हो जाती। इस कार्यक्रम का आपने क्या नाम रखा था, तने का दीर्घीकरण। इसके कारण तना अपनी लंबाई में वृद्धि कर लेता है। इस कार्यक्रम को हम बोल्टिंग प्रभाव कहते हैं, बोल्टिंग प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे पत्ता गोभी होती है, सबने देखी हुई है। पत्ता गोभी में दो पर्वों की मतलब पर्व संधियों की दूरी जो है कम होती है, इसलिए पत्तियां एक दूसरे पे ऐसे गुथी हुई होती हैं, ठीक है। यदि हम लोग जिब्रेलिन का छिड़काव पत्ता गोभी पे कर दें तो पादप इस तरीके से बड़ा हो जाता है और उसके ऊपर फूल और फल आ जाते हैं, ठीक है। तो इस कार्यक्रम को हम लोगों ने नाम दे दिया बोल्टिंग इफेक्ट, ठीक है। अब हमने यहां से एक पॉइंट हटाया था, परिपक्वन पर प्रभाव, परिपक्वन पर प्रभाव, ये भी रख लेते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा सा देखिएगा, जिब्रेलिन पर्वों की लंबाई में वृद्धि कर देता है, जिससे पादप की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। और पादप की लंबाई में वृद्धि जो है, इस प्रभाव को हमने बोल्टिंग प्रभाव का, यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। दरअसल पहली साल जब पहला ग्रोथ सीजन होता है, तो पत्ता गोभी जो होती है ना, उसके पर्वों की लंबाई कम होती है। इसके कारण पत्ते एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से मुड़े हुए होते हैं, उनके अंदर अंतर जो है ना कम होता है। यदि हम लोग पत्ता गोभी को यूज कर लेते हैं तो वो बड काम आ जाती है, अदरवाइज उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कुछ समय पश्चात जब दूसरा वृद्धि सीजन आरंभ होता है तो उसके पत्ते खुलते हैं और पादप बड़ा हो जाता है, उसके ऊपर फूल आते हैं व्हाइट कलर के, उसमें फलियां लगती हैं और बीज बन जाते हैं। तो पत्ता गोभी के बीज तैयार करने हो तो पत्ता गोभी द्विवर्षीय पादप है, पहले वर्ष में तो उसमें कायिक वृद्धि और दूसरे वर्ष में उसमें जन्निक वृद्धि होती है।
यदि हम लोग जिब्रेलिन को इसके ऊपर छिड़क देते हैं तो ये कार्यक्रम एक ही साल में हो जाता है। इस कार्यक्रम का नाम है बोल्टिंग। तो इससे बोल्टिंग प्रभाव मतलब ना दर्शाया जा सकता है। ये पर्वों की लंबाई में वृद्धि कर देता है। अब दोस्तों ये वाला पॉइंट हमारे बड़े ही काम का है। गन्ने पे यदि इसको छिड़क दिया जाए तो गन्ने के पर्वों की लंबाई बढ़ जाएगी और उसके अंदर क्या होगा, शर्करा का संचय ज्यादा होगा। तो गन्ने की लंबाई बढ़ाई जा सकती है इससे, और इससे क्या होता है, अधिक फसल प्राप्त की जा सकती है। तो तने का दीर्घीकरण होता है, पर्वों की लंबाई बढ़ जाती है। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास परिपक्वन पर प्रभाव। जैसा कि इसी को इसी के साथ रख सकते हैं हम लोग। दरअसल क्या होता है, मैंने आपको कहा कि चुकंदर है, सलजम है, इसी तरीके से आपकी पत्ता गोभी है, ये द्विवार्षिक पादप है। पहले वर्ष में इनके अंदर क्या होता है, कायिक वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में इनमें जननिक वृद्धि पाई जाती है। यदि हम ऑक्सिन का छिड़काव कर दें तो क्या होता है, एक ही साल में फूल और फल भी बन जाते हैं, तो परिपक्वन जल्दी आ जाता है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं द्विवार्षिक पादपों पर स्प्रे कर एक ही वर्ष में फूल व फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अर्थात ये उसके मैचुरेशन को बढ़ा देता, परिपक्वन को बढ़ा देता। तो ये हो गया परिपक्वन पर प्रभाव। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है अनिषेक फलन। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी ऑक्सिन की, यदि ऑक्सिन को वर्तिकाग्र पर स्प्रे किया जाए तो बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त हो जाते हैं। इस कार्यक्रम को हम अनिषेक फलन कहते हैं। जिब्रेलिन जो है वो ऑक्सिन से 20 गुना ज्यादा प्रभावी होता है। तो इसके मतलब जीए के उपयोग से अंगूर व संतरा में अनिषेक फलन किया जाता, जिससे बीज रहित फल प्राप्त होते। ठीक है। अब आता है फलों का आकार। सेव जैसे फलों का आकार जिब्रेलिन प्लस साइटोकाइनिन, जिसको सम्मिलित रूप से अपन पोमेलिन कहते हैं, ठीक है, के छिड़काव से बढ़ाया जाता। ठीक है। तो ये सेव के आकार को बढ़ा देता है। साइटोकाइनिन के साथ मिलाकर, जिब्रेलिन को साइटोकाइनिन के साथ मिलाकर पोमेलिन तैयार किया जाता है और पोमेलिन सेव के आकार में वृद्धि कर देता है। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारे पास लैंगिकता। देखिए जिब्रेलिन जो होता है ना, ये नर पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। तो नर पुष्पों की संख्या में वृद्धि कर देता, इससे नरपन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है किण्वन पर प्रभाव। दरअसल हम इसकी बजाय पहले इसकी बात करते हैं। दरअसल बीजों का जो है ना अंकुरण होता है, उस समय एक एंजाइम का निर्माण होता है जिसे अल्फा एमाइलेज कहते हैं। ये अल्फा एमाइलेज जो होता है ना, इसकी सक्रियता जिब्रेलिन के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जिब्रेलिन अल्फा एमाइलेज को सक्रिय कर देता है और अल्फा एमाइलेज क्या करता है, जो स्टोर्ड फूड होता है, एक बीजपत्री बीजों के अंदर जो एल्यूरोन परत होती है और एंडोस्पर्म होता है, उसके भोजन को तोड़ना शुरू कर देता है। इससे क्या हो जाता है, बीज अंकुरण प्रेरित होता है। तो ये अल्फा एमाइलेज को सक्रिय कर बीजों में अंकुरण को प्रेरित करता है।
ठीक है। इस प्रकार ये क्या करता है, प्रक्षुप्ति को घटा देता है। यदि बीज अंकुरित हो गया तो अल्फा एमाइलेज की वजह से प्रक्षुप्ति टूट जाती है, और प्रक्षुप्ति टूटते ही बीज अंकुरित हो जाता है। तो ये प्रक्षुप्तावस्था को सुप्तावस्था को समाप्त करता है, जिससे बीज अंकुरित हो जाता है। इसके बाद इसी एंजाइम के कारण क्या होता है, जो स्टार्च होता है उसका विघटन हो जाता है, और स्टार्च का विघटन होने से मोनोसेकेराइड शर्करा उत्पन्न होती है, और मोनोसेकेराइड यदि मात्रा में ज्यादा है तो किण्वन की दर बढ़ जाएगी। तो ये क्या करता है, अल्फा एमाइलेज के कारण किण्वन की दर बढ़ जाती है। ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से मिले जुले हैं। तो जिब्रेलिन ध्यान दीजिएगा, इसके प्रमुख रोल क्या है। नंबर 1, ये प्रमुख रूप से पादप के पर्वों की लंबाई में वृद्धि कर देता है, जिससे तने की लंबाई बढ़ जाती है। यदि पत्ता गोभी जो होती है उसमें पर्वों की लंबाई को बढ़ाकर उसे एक पादप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसको हम बोल्टिंग प्रभाव कहते हैं, और ये इसका एक तरह से अनुमापन भी है। जिब्रेलिन का अनुमापन बोल्टिंग प्रभाव के द्वारा देखा जाता है कि कितनी मात्रा इसके अंदर वृद्धि को प्रेरित कर देती है, इससे इसका अनुमापन किया जाता है। ठीक है, तो पर्वों की लंबाई में वृद्धि सर्वाधिक या मुख्य कार्य है, इसे हम बोल्टिंग प्रभाव कहते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग अंगूर और संतरा में वर्तिकाग्र पर छिड़क कर बीज रहित फलों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, जिसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। ये साइटोकाइनिन के साथ मिलाकर एक यौगिक बनाया जाता है, जिसे पोमेलिन कहते हैं। इसे हम पोम फलों पर छिड़ककर उसके आकार को बढ़ा सकते हैं। तो सेब और नाशपाती के आकार को बढ़ाने के अंदर ये जो है पोमेलिन महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लैंगिकता। ये नर पुष्पों की संख्या को बढ़ा देता है। ठीक है, एक लिंगी पुष्प होते हैं, उनमें से ये नर पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है, जिससे परागकण ज्यादा बनेंगे, और उसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, आपके पास जो है मतलब ना परागण की सुनिश्चितता हो जाएगी। परिपक्वन पर प्रभाव, ये क्या करता है, जो है ना द्विवार्षिक पादप जो होते हैं ना, उसमें जल्दी परिपक्वता लाता है। उसके कारण क्या होता है, पुष्पन एक ही वर्ष में हो जाता है। तो ये द्विलिंगी पादपों को द्विवर्षीय पादपों को एक वर्षीय पादपों में रूपांतरित कर देता है एक तरह से। तो ये परिपक्वन पर प्रभाव डालता है। इसके बाद आता है हमारे पास प्रक्षुप्ति को तोड़ना। बीज अंकुरित ना हो तो उसे प्रक्षुप्त कहा जाता है, और बीज को जैसे ही हम पानी में रखते हैं जिब्रेलिन सक्रिय हो जाता है। जिब्रेलिन सक्रिय होगा तो अल्फा एमाइलेज सक्रिय हो जाएगा, और अल्फा एमाइलेज संचित भोजन को तोड़ना शुरू कर देगा, जिससे बीज अंकुरित हो जाएगा। तो ये बीज अंकुरण को भी प्रेरित करता है, और बीज अंकुरित हो गया तो प्रक्षुप्तावस्था नष्ट हो जाएगी। और यदि हम इसको किण्वन में काम में ले तो अल्फा एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का विघटन करके और क्या बना देगा, मोनोसेक्राइड बनाएगा, जिसके फलस्वरूप क्या कंडीशन आ जाएगी, जल्दी से जो है ना किण्वन की दर बढ़ जाएगी। मतलब इंस्टेंट फूड मिलेगा तो किण्वन की दर बढ़ जाती है। ये थे हमारे पास जिब्रेलिन के अनुप्रयोग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा अब अगला पॉइंट आता है दोस्तों आपके पास, वो है जिब्रेलिन के बाद साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन दोस्तों बहुत ही अच्छा पॉइंट। साइटो का मतलब होता है कोशिका द्रव्य, और काइनेसिस का मतलब होता है विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन मतलब कोशिका विभाजन। तो सिंपल सा कार्यक्रम है, ये कोशिका द्रव्य को विभाजित करता है, मतलब उसको विभाजन के लिए प्रेरित कर देता है। इसके लिए इसका नाम है साइटोकाइनिन। दरअसल ये एडेनिन का व्युत्पन्न होता है। तो साइटोकाइनिन
खोज खोज की इसकी स्कूग व मिलर ने, स्कूग व मिलर द्वारा इसकी खोज की गई। दरअसल ये दोनों साइंटिस्ट जो थे, इसका भी खोज एक संयोग था। ये दोनों साइंटिस्ट विस्कॉन्सन यूनिवर्सिटी में जो है ना, और उत्तक संवर्धन के प्रयोग कर रहे थे। उत्तक संवर्धन में क्या होता है, कोशिका विभाजन करवाना जरूरी होता है। तो इन्होंने क्या हुआ, हेरिंग स्पर्म डीएनए, जंतु होता है हेरिंग, उसके स्पर्म में से डीएनए निकाला और उस डीएनए से एडेनिन व्युत्पन्न को अलग करके और उत्तक संवर्धन माध्यम में मिलाया, तो देखा कि कोशिकाएं तेजी से विभाजित होने लग गई। तो इन्होंने स्कूग और मिलर ने विस्कॉन्सन यूनिवर्सिटी हिंदी का मामला गड़बड़ रहता है, विस्कॉन्सन यूनिवर्सिटी में हेरिंग स्पर्म डीएनए से इसका पृथक्करण किया। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आया, साइटोकाइनिन एडिनिन के व्युत्पन्न होते हैं, एडिनिन के व्युत्पन्न होते हैं और इसका केमिकल नेम है 6-परफ्यूराइल एमिनो प्यूरिन्स, 6-परफ्यूराइल एमिनो प्यूरिन। ठीक है, आप लोग जानते हो डीएनए में एडिनिन और ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। तो ये एडिनिन का व्युत्पन्न है, एडिनिन से प्राप्त किया जाता है और इससे इसकी रिंग का नाम है 6-परफ्यूराइल एमिनो प्यूरिन। ये न्यूक्लिक अम्लों के विघटन से बनता है। तो न्यूक्लिक अम्ल का एक पार्ट होता है एडिनिन और उसके विघटन से बनता है। दरअसल हमें इसके पीछे भी 2-4 चीजें याद रखनी है। आप याद करो, आपके पास ऑक्सीन था, ऑक्सीन जो है ये व्युत्पन्न है इंडोल यौगिकों का, इंडोल व्युत्पन्न है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके पास आया जिब्रेलिन, जिब्रेलिन किसका व्युत्पन्न होता है, ये टर्पिन्स का व्युत्पन्न है, टर्पिन्स होते हैं, टर्पिनॉइड और टर्पिन्स, ये इनका व्युत्पन्न होता है। और साइटोकाइनिन जो है ये किसका व्युत्पन्न है, ये एडिनिन का व्युत्पन्न है, एडिनिन का व्युत्पन्न। बाकी की आगे बात करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला पॉइंट, साइटोकाइनिन जो है इसको बाद में, इसको सबसे पहले इसे विस्कॉन्सन यूनिवर्सिटी में हेरिंग स्पर्म डीएनए से प्राप्त किया गया था और इसके लिए नाम काम में लिया था काइनेटीन, काइनेटीन। तो दोस्तों एक बात याद रखना, काइनेटीन एक संश्लेषित साइटोकाइनिन है, क्योंकि हार्मोन है पादपों का और प्राप्त किया हेरिंग स्पर्म से, इसलिए इसको संश्लेषित जो है ना वो नाम दिया जाता है संश्लेषित साइटोकाइनिन। बाद में इसकी खोज नारियल के पानी में भी की गई थी, परंतु अभी भी हम लोग इसको संश्लेषित में रखते हैं। और पहला प्राकृतिक साइटोकाइनिन प्राप्त किया गया था किससे, साइटोकाइनिन प्राप्त किया गया था मक्का से। ठीक है, इसका नाम रखा था, इसको प्राप्त किया था, साइंटिस्ट का नाम था लैथाम और नाम दिया था उसको Z18। तो Z18 प्राकृतिक साइटोकाइनिन है, याद रखना ये लैथाम के द्वारा प्राप्त किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इसके उपयोग क्या है। तो साइटोकाइनिन एडेनिन का व्युत्पन्न है, इसकी बेसिक रिंग 6-परफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन की बनी होती है। सबसे पहले ये हेरिंग स्पर्म डीएनए से प्राप्त किया गया था, उसका नाम काइनेटीन रखा था, उसे हम संश्लेषित साइटोकाइनिन कहते हैं। बाद में इसको मक्का के दूध से, तरल दूध से, कच्चे जो दाने होते हैं उनमें से दूध निकलता, उससे इसको अलग किया गया था, उसको नाम दिया गया था Z18। और इसके बाद
इसे नारियल पानी से भी खोजा गया था, उसके अंदर भी काइनेटिन मिलता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास इसके खोज से संबंधित। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है साइटोकाइनिन के उपयोग, अनुप्रयोग क्या। साइटोकाइनिन अनुप्रयोगों की बात करें तो पहला नाम आता है आपके पास कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन। दूसरे नंबर पे आता है आपके पास अकारिकी विरूपण। ठीक है, तीसरे नंबर पर विलगन पर इसका क्या प्रभाव होगा ये देखना है। चौथे नंबर पे बीजांकुरण, बीजांकुरण पर इसका क्या प्रभाव होता है ये चीज हमें देखनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है शीर्षस्थ प्रभाविता, जो है शीर्षस्थ प्रभाविता पर इसका क्या प्रभाव है ये देखनी है। फिर हमारे पास आ जाता है इसके बाद जीर्णता पर इसका क्या प्रभाव होता है ये देखना है, ये जीर्णता। इसके अलावा फिर हमें इसके अंदर देखना है कि उत्तक विभेदीकरण, वैसे ये आ गया इसमें, आप इसको उत्तक विभेदीकरण भी कह सकते हो, उत्तक विभेदीकरण। ये हो गया हमारे पास किसका, साइटोकाइनिन। बहुत कम से कार्यक्रम है। नंबर 1, ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इसके कारण क्या होता है, कोशिकाएं जल्दी से एस अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं और कोशिका विभाजन बढ़ जाता है। तो क्या लिखेंगे आप इसके लिए, कोशिका विभाजन को, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपके पास अकारिकी विरूपण। दरअसल यह है जाइलम व फ्लोएम, जाइलम का जाइलम फ्लोएम का तो ऑक्सीन करता है, इसमें लिखेंगे अपन यह मूल व प्रेरो विभेदन को प्रेरित करता है। दरअसल इसका अकेले का रोल नहीं होता, ऑक्सीन के साथ होता है। आपके पास आता है यदि मतलब है ना लो ऑक्सीन है और हाई साइटोकाइनिन है तो क्या बनेगा, प्रेरो बनेगा, तना बनेगा। यदि साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीन की मात्रा कम है तो प्रेरो बनेगा। और यदि हाई ऑक्सीन है, ठीक है, और लो साइटोकाइनिन है तो मूल बनेगी, रूट का निर्माण होगा। यदि दोनों की मात्रा बराबर है, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन बराबर हैं, तो मूल व प्रेरो साथ साथ बनेंगे, साथ साथ बनेंगे या विभेदित होंगे। और दोनों की मात्रा कम है, दोनों की मात्रा कम है तो अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनता है, अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनता है। इसको आप लोग नाम देते हो कैलस, तो कैलस का निर्माण करेगा। यह है दोस्तों आपके पास इसका अकारिकी विरूपण या उत्तक विभेदीकरण। यह मूल व प्रेरो के विभेदन को प्रेरित करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है विलगन। तो ये क्या करेगा, साइटोकाइनिन सी के विलगन को रोकता है।
विलगन को रोकता है। मतलब ना तो कच्चे ना पक्के किसी के ऊपर भी नहीं, इसका तो एक ही प्रभाव है कि ये विलगन होने ही नहीं देगा। तो विलगन पर इसका ऋणात्मक प्रभाव होता है, विलगन नहीं होने देता। इसके बाद नेक्स्ट आता है बीजांकुरण। कोशिका विभाजन को प्रेरित कर रहा है भाई, इसके कारण सेल डिवीजन जो है वो प्रेरित हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, यदि भ्रूण की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन आरंभ हो गया तो सिंपल सी बात है कि बीज तो अंकुरित होगा ही होगा। तो ये बीजांकुरण को प्रेरित करता है, बीजांकुरण को प्रेरित करता। ठीक है, कोशिका विभाजन बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप बीजांकुरण अपने आप बढ़ जाता है। इसके पश्चात हमारे पास नेक्स्ट आता है शीर्षस्थ प्रभाविता। देखिए, यदि आप लोगों ने, हमने डिस्कस किया था ऑक्सीन में, यदि हम, ये आपके पास एक पादप है इस तरीके का और ये इसका शीर्ष भाग है ये वाला, यदि हम लोग इसको कट कर देते हैं तो यहां से ब्रांचेज नई बनना स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब शीर्षस्थ प्रभाविता समाप्त हो जाती है क्योंकि ऑक्सीन का निर्माण रुक जाता है। ऑक्सीन शीर्षस्थ प्रभाविता का मेन कारण होता है, प्रमुख कारण होता है। आप बिना शीर्ष को काटे पौधे पे साइटोकाइनिन छिड़क दो तो क्या होता है, शीर्षस्थ कलिका उपस्थित रहते हुए भी पार्श्व शाखाओं का विकास होना आरंभ हो जाता है और पादप सघन हो जाता है। तो यह शीर्षस्थ प्रभाविता को समाप्त कर देता है, शीर्षस्थ प्रभाविता को समाप्त कर देता। ठीक है, शीर्षस्थ प्रभाविता को समाप्त कर देता। बात पूरी होगी हमारी इसकी। अब अगला पॉइंट आता है जीर्णता। सतत कोशिका विभाजन होने से, सतत कोशिका विभाजन होने से नए अंगों का निर्माण होता है, नए अंगों का निर्माण होता। अतः जीर्णता नहीं आती। बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम है दोस्तों इसका। उसका रीजन यह है कि एक पत्ती को तोड़कर यदि हम साइटोकाइनिन युक्त माध्यम में रख दे तो वो पत्ती लंबे समय तक हरी और ताजा बनी रहती है। आप एक पत्ती को तोड़ो और ऐसे ही रख दो पानी के अंदर, कुछ टाइम बाद में क्या होता है, वो पीले से रंग की होकर और गलने लग जाती है। लेकिन आप उसको तोड़ के नारियल पानी में रख दो क्योंकि उसमें काइनेटिन खूब होता है। यदि उसमें इसको रख दिया जाए तो पत्ती जो होती है ना, उसमें क्या होने लगता है, मतलब क्लोरोफिल का अपघटन नहीं होगा, वो लंबे समय तक ताजा बनी रहेगी और जो है ना हरी बनी रहेगी। मतलब ये जीर्णता को अवरोधित करता है, जीर्णता नहीं होने देता। इस कार्यक्रम को हम रिचमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं। तो इसकी वजह से रिचमंड लैंग इफेक्ट आता है। ठीक है, मतलब जीर्णता घट जाती है। तो दोस्तों ये था हमारे पास साइटोकाइनिन। बात पूरी हो गई। अब इसके बाद आता है अगला पॉइंट, इथाइलिन। इथाइलिन एकमात्र गैस हार्मोन है, एकमात्र गैस हार्मोन जिसको कसिन ने हार्मोन के रूप में स्थापित किया। इसकी खोज कसिन द्वारा की गई थी। इसके एकमात्र गैसीय हार्मोन है और ये दरअसल क्या होता है, कुछ एमिनो अम्लों के टूटने से बनता है। ठीक है, तो मीथेनिन जो होता है ना, उसका अपघटन होता है तो इसका निर्माण होता है। वैसे इसको गैस हार्मोन के रूप में स्थापित किया था बर्ग ने
पर आपकी एनसीईआरटी कसिन्स को इसका क्रेडिट देती है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये कसिन्स के द्वारा जो है ना ऑर्गेस हार्मोन के रूप में स्थापित किया गया था, एकमात्र हार्मोन। दोस्तों इसमें एक बात तो आपको और भी याद रखनी है, ये इस हार्मोन का विसरण नहीं होता। आपने देखो क्या किया, ये पादप का शीर्ष भाग है, प्ररोह का शीर्ष, यहाँ पे ऑक्सीन बना, नीचे की तरफ गति करता है। ये मूल का शीर्ष भाग है, यहाँ पे साइटोकाइनिन बनता है, ऊपर की तरफ गति करता है। ये पत्तियां हैं, तरुण पत्तियां, इसमें जिब्रेलिन बनता है, ये पीछे की तरफ गति करके यहाँ पे क्रियाशील होता है। ठीक है, तीनों प्रकार का हार्मोन जहां बनता है उससे पीछे की तरफ विसरित हो जाता है कोशिकाओं में, और इनका प्रवाह होता है, गति होती है। परंतु ये एक ऐसा हार्मोन है जहां पे बनता है वहां से सीधा वातावरण में मुक्त हो जाता है, मतलब कोशिका से कोशिका में स्थानांतरित नहीं होता। तो इस हार्मोन का परिवहन नहीं होता, इस हार्मोन का परिवहन नहीं होता। यह सीधे वातावरण में विसरित हो जाता, क्योंकि गैसीय हार्मोन है तो वातावरण में इसका विसरण हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा कार्यक्रम। अब अगला पॉइंट देखिएगा आप लोग, इसका सबसे छोटा हार्मोन है, मतलब सबसे छोटा हार्मोन है, अणुभार सबसे कम होता है इसका हार्मोन है। ठीक है, और इसका निर्माण किसकी वजह से होता है, मीथियोनिन जैसे एमिनो अम्लों के। तो क्या होता है, कुछ एमिनो अम्लों के अपघटन से बनता है। ठीक है, और अगला पॉइंट, इसका निर्माण पादप के जीर्ण अंगों में होता, जो पादप के भाग जीर्ण होने लगते हैं उनके अंदर बनता है, तो अंगों में होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, इसके अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, इथाइलिन, CH2 बोलते हो। ठीक है, काम क्या आता है, सबसे पहला कार्यक्रम ये फलों को पकाने के काम आता है, फलों को पकाने में। दूसरे नंबर पर तुल्यकालिक पुष्पन। अगला पॉइंट आता है वृद्धि पर प्रभाव। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास तीन बातें आती हैं। नंबर एक, हुक निर्माण। दूसरे नंबर पे आता है आपके पास अर्य वृद्धि, मतलब व्यास में वृद्धि। और तीसरे नंबर पे आता है अगुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, जीर्णता पर प्रभाव। अगले नंबर पे आता है हमारे पास इसका जो है बीजांकुरण पर प्रभाव। इसके बाद नेक्स्ट आता है लैंगिकता। इसके पश्चात हमारे पास नेक्स्ट आता है जलीय पादपों में वृद्धि, वो किस तरीके से हो सकती है। ठीक है, बड़े ही सरल से कार्यक्रम है दोस्तों। इथाइलिन, देखिए इसको सर्वप्रथम इसको फलों को पकाने में काम में लिया जाता है।
इथाइलिन प्राकृतिक रूप से जैसे ही फल परिपक्व होता है उसमें से इथाइलिन निकलना आरंभ होती है और फल को पका देती है। आपने एक नाम सुना होगा कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दरअसल पहली बार खरबूजा जब पकता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, वो आकार में बड़ा होता है और उसके बाद धीरे धीरे उसमें जीर्णता आती है, फिर उसमें इथाइलिन निकलनी आरंभ होती है और फिर खरबूजा पकने लगता है। अब पका हुआ खरबूजा होता है उसमें उच्च मात्रा में इथाइलिन निकलती है और वो इथाइलिन वातावरण में बढ़ जाती है, तो उसके पास लगा हुआ खरबूजा भी इथाइलिन के प्रभाव में पक जाता है, उसके पास वाला भी पक जाता है। तो अब एक बार यदि खरबूजा पकने लगता है तो छोटे और बड़े सब लाइन से पकना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है, इथाइलिन की वजह से ये कहावत चलती है, इथाइलिन फलों को पका देता है। प्राकृतिक रूप से तो इथाइलिन फलों को पकाता है, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से पकाते हैं। और कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एक केमिकल काम में लिया जाता है जिसको हम इथोफान कहते हैं। इस केमिकल को क्या करते हैं जो है ना, और फलों पे छिड़क देते हैं, पानी डाल देते हैं, पक जाता है। तो इस केमिकल के द्वारा पकाया जाता है, इथोफान के द्वारा। और प्राकृतिक रूप से फल इथाइलिन के साथ पकते हैं। आपको क्वेश्चन दिया कि कुछ मतलब है ना, पके हुए सेवों के साथ हरे संतरा रखे गए, कुछ समय पश्चात तो ये पीले हो जाते हैं, कारण पके हुए सेव से इथाइलिन निकलेगी और डब्बे में बंद कर रखा है आपने सेव और संतरा दोनों को। संतरा हरे थे मतलब कच्चे थे, और जैसे वो इथाइलिन के संपर्क में आएंगे क्लोरोप्लास्ट का विघटन, क्लोरोफिल का विघटन हो जाएगा, हरे से पीले हो जाएंगे। हरे केले होते हैं, पकने के बाद पीले हो जाते हैं, उसका कारण भी यही होता है, इथोफान से पकाया जाता है उन्हें। तो फलों को के परिपक्वन में प्रयुक्त होता है, फलों को पकाने में इसको काम में लिया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है तुल्यकालिक पुष्पन। दोस्तों क्या होता है, पाइनएप्पल, एक तो अनानास, एक लीची, एक आम, इनके अंदर क्या करते हैं, यदि इथाइलिन को पुष्पन से पहले छिड़क दिया जाए तो पादप पे एक साथ पुष्प आएंगे, और एक साथ पुष्प आने के बाद फल एक साथ तैयार होंगे, एक साथ फलों को तोड़ा जा सकता है। तो ये इसको हम तुल्यकालिक पुष्पन कहते हैं। तो दरअसल इथाइलिन की मात्रा बढ़ाने पर आम, अनानास और लीची, इसके अंदर एक समय में पुष्पन को प्रेरित किया जा सकता है। दरअसल पाइनएप्पल जो होता है ना, उसकी हार्वेस्टिंग मतलब उसको काटना बड़ा पेचीदा काम होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि इथाइलिन के ऊपर कुछ वो पत्तियां सी आती, ऐसी ही इसकी कायिक पत्तियां होती और वो तीखी होती हैं, तो उनके अंदर खेत में घुसते हैं तो पैर कट जाते हैं, इसलिए उसको मशीनों से काटा जाता है और ऐसे लाइन से बोई जाती है। अब उसको मशीन से काटते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मशीन तो क्या करेगी, इस लाइन में लगाई आपने, पूरी इस लाइन को एक साथ निकाल लिया, अब इसमें कच्चे और पक्के सब आ जाएंगे। यदि हमने इथाइलिन की मात्रा बढ़ा दी इस लाइन में तो एक साथ पुष्पन होगा, एक साथ फल लगेंगे इस लाइन में और एक साथ उनका परिपक्वन हो जाएगा और हम उसको आसानी से काट सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लावरिंग हो जाती है। लीची में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो लीची, पाइनएप्पल और आम, उसमें एक ही समय में पुष्पन को प्रेरित किया जा सकता है इथाइलिन के द्वारा। इसको हम बोलते हैं तुल्यकालिक पुष्पन। फिर आता है वृद्धि पर प्रभाव। देखो, इथाइलिन लंबाई में वृद्धि को रोकती है और व्यास में वृद्धि को बढ़ाती है, मतलब द्वितीयक वृद्धि को प्रेरित करती है लेकिन लंबाई में वृद्धि को रोक देती है। ठीक है, तो इसको हम ट्रिपल रेस्पॉन्स कहते हैं, इसको हम त्रिक अनुक्रिया कहते हैं। तीन काम एक साथ हो रहे हैं। नंबर एक, ये जो नवोद्भिद है उसमें हुक निर्माण को प्रेरित करता है। नंबर दो, द्वितीयक वृद्धि को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, पादप व्यास में बढ़ जाता है, मतलब चौड़ाई में बढ़ जाता है, और गुरुत्वीय प्रभाव समाप्त कर देता है, जिससे द्वितीयक और तृतीयक जड़ें ज्यादा मात्रा में निकलती। देखो, प्राथमिक जड़ें गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, वो सीधी गुरुत्वाकर्षण की तरफ वृद्धि करती, तो गुरुत्वानुवर्ती। उसके बाद में क्या होता है, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें ऐसे समानांतर गति करने लगती हैं, तो उसमें ये क्या करता है, गुरुत्वानुवर्तन को घटा देता है, समाप्त कर देता है, जिससे तृतीयक जड़ें जो है मृदा के समानांतर इस तरीके से फैल जाती हैं ताकि वो ज्यादा लंबाई मतलब ज्यादा सतह क्षेत्रफल में फैल सके और जल का उचित अवशोषण कर सके।
इसी के साथ दोस्तों एक बात और याद रखनी है, यह मूल रोम निर्माण को भी बढ़ा देता है, मूल रोम निर्माण को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसके कारण मूल रोम की संख्या बढ़ जाती है, जिससे जल का अवशोषण भी बढ़ जाता है। तो ये हो गया हमारे पास वृद्धि पर प्रभाव। अब आता है जीर्णता। ध्यान दीजिएगा, ये जीर्णता को प्रेरित करता है, मतलब इसकी वजह से जीर्णता प्रेरित होती है। ठीक है, आपने देखा होगा जब फसल पकने लगती है तो पहले टाइम लगता है, लेकिन यदि जैसे सपोज करो कुछ पौधे पीले होने लग गए तो पीले भागों से इथाइलिन का स्राव होता है, मतलब विसरण होता है, और इससे इथाइलिन जो होती है ना, विसरित होने के बाद इस वातावरण में इथाइलिन की मात्रा बढ़ती है, तो एक साथ सारी फसल सूख जाती है। गेहूं के खेतों में ये आप आसानी से देख सकते हो, एक बार गेहूं सूखना शुरू हो गया तो वैसे पूरा का पूरा जो है 2 या 3 दिन में तैयार हो जाता है। ऐसे ही चंवड़ा होता है ना अपने, मूंग या चंवला, उसमें एक बार पौधे सूखने स्टार्ट होते हैं तो पूरा का पूरा एक साथ सूख जाता है। तो इथाइलिन की मात्रा जीर्णता को प्रेरित करती है, पत्तियों के अंदर जीर्णता को प्रेरित करती है, इसकी वजह से जीर्णता आ जाती है। अगला पॉइंट आता है हमारे पास बीजांकुरण। देखिए, इथाइलिन वास्तव में तो बीजांकुरण को रोकता है, मतलब ये प्रसुप्ति को प्रेरित करता है, लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें ये क्या करता है, बीजांकुरण को प्रेरित कर देता है, जैसे मूंगफली। तो मूंगफली में बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। ठीक है, इसी के साथ याद रखिएगा ये क्या करता है, आलू के कंदों में प्रस्फुटन को प्रेरित करता है। ये काम उल्टा हो गया दोस्तों, किसके साथ, ऑक्सीन के साथ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से कार्य में विरोधाभास उत्पन्न करता है ऑक्सीन के तुलना में इथाइलिन, तो क्या करेगा, ऑक्सीन आलू के कंदों के प्रस्फुटन को रोकता है, जबकि ये उसको प्रेरित कर देता है। तो ये आलू के कंदों में प्रस्फुटन को प्रेरित कर देता है। बात पूरी हो गई। लैंगिकता, देखिए ये कुकुम्बर जो पादप होते हैं ना, कुकुम्बर, उसके अंदर मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है, मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है। ये काम उल्टा हो गया, किससे, ये काम उल्टा हो गया आपके जिब्रेलिन से। जिब्रेलिन नर पुष्पों की संख्या बढ़ाता है, ये मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ा देता है। मादा पुष्पों की संख्या बढ़ेगी तो फूल और फल ज्यादा लगेंगे, सिंपल सी बात है। इसके बाद अगला आता है जलीय पादपों में। दरअसल जो पार्ट जल में डूबा हुआ होता है उसमें इथाइलिन जो है, मतलब जल निमग्न भागों में इथाइलिन पर्वों की लंबाई में तथा पर्णवृंत की लंबाई में वृद्धि कर देता है। इससे क्या फायदा होता है, पत्तियां जल की सतह पर आ जाती हैं और उन्हें उचित मात्रा में प्रकाश मिलना आरंभ हो जाता है। तो चावल के अंदर ये कार्यक्रम होता है, चावल में ये जो भाग जल में डूबा हुआ होता है उसके पर्व बढ़ा देता है। तो एक तो पत्तियां वैसे हवा में आ जाती हैं, और या जो पानी में डूबी हुई पत्तियां होती हैं उसके पर्णवृंत को बढ़ा देता है, ताकि पत्तियां पानी की सतह पे आ जाएं और गैसों का और प्रकाश का आदान, मतलब ना अंतर्ग्रहण आसानी से कर सके। तो ये था हमारे पास इथाइलिन। ये बात हमारी इथाइलिन की पूरी हो गई। ठीक है, ये थे हमारे पास दोस्तों वृद्धि प्रेरक। इन चारों को हम वृद्धि प्रेरकों की श्रेणी में रखते हैं, पीजीआर बोलते हैं, हालांकि इसको ग्रोथ इंड्यूसर बोलते हैं। अब हम वृद्धि रोधक की बात करते हैं। दूसरा पार्ट आता है हमारा वृद्धि रोधक। तो हमारी बात चल रही थी वृद्धि रोधक की। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे वृद्धि प्रेरक, जो वृद्धि को किसी न किसी रूप में प्रेरित करते हैं। दरअसल इथाइलिन को दोनों के बीच में रखा जाता है। कुछ जगह पर ये वृद्धि का निरोधन करता है, कुछ जगह पे ये वृद्धि का प्रेरण करता है। इसलिए हम लोगों ने इथाइलिन को
वृद्धि प्रेरकों के साथ रखा है क्योंकि इसका प्रमुख रोल प्रेरक में है। इसके लिए इसको सर्वप्रथम वृद्धि रोधकों की सर्वप्रथम खोज एडिकोट के द्वारा की गई थी। ठीक है, एडिकोट ने इसको कपास की पत्तियों से पृथक किया था। वेरिंग एक साइंटिस्ट थे, वेरिंग, इन्होंने भी इसको एसर की पत्तियों से अलग किया था। ठीक है, और इनको डोरमिन नाम दिया था। नाम दिया था इनका डोरमिन्स, डोरमिन, इनको डोरमिन फर्स्ट, डोरमिन सेकंड, ये नाम दे दिए गए थे। बाद में पता चला कि ये जो हैं पदार्थ हैं ये भी अम्लीय स्वभाव के होते हैं और इनको एक नाम दिया गया एब्सिसिक अम्ल, और शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं ABA, एब्सिसिक अम्ल। तो इनकी खोज का श्रेय जाता है एडिकोट, वेरिंग, इनको, और इन्होंने इसको अलग अलग प्लांट से खोजा था और बाद में इन्होंने नाम दिए थे डोरमिन्स, और बाद में इन्हें हम लोगों ने नाम से जाना एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल का अम्ल जो है ये किसके व्युत्पन्न होते हैं? कैरोटीनॉइड्स के व्युत्पन्न होते हैं, कैरोटीनॉइड्स के व्युत्पन्न। अब अगला पॉइंट आता है हमारा दोस्तों इसका कि कैरोटीनॉइड्स जो है ना, दरअसल जब सूर्य का प्रकाश तीव्र होता है, आई मीन प्रकाश की तीव्रता उच्चतम होती है, तो क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स का प्रकाशिक अपघटन हो जाता है और इसके प्रकाशिक अपघटन से एब्सिसिक अम्ल बनता है और एब्सिसिक अम्ल रंध्रों को बंद कर देता है। इसीलिए इसको तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जब जल की मात्रा कम हो, वाष्पोत्सर्जन की दर उच्च हो, तो ये रंध्रों को बंद करके पादप में जल हानि को रोक देता है, इसलिए इसे तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ABA की बात करते हैं, AB। सबसे पहला पॉइंट, इसे हमने नाम दिया स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोला? क्योंकि जल तनाव की उपस्थिति में, जल तनाव की उपस्थिति में यह रंध्रों को बंद कर देता है, रंध्रों को बंद कर देता है तथा जल संरक्षण करता है, जल संरक्षण करता है। ये हो गया दोस्तों इसका पहला पॉइंट, स्ट्रेस हार्मोन। दरअसल क्या होता है, ABA जो है वो एटीपेज एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है और एटीपेज एंजाइम निष्क्रियकरण होने से आपको पता होगा पोटेशियम आयनों का अंतर्ग्रहण रुक जाता है क्योंकि वो सक्रिय प्रक्रम होता है। रंध्र खुलना और बंद होना पड़ा था ना आपने, तो ये एटीपेज एंजाइम को निष्क्रिय करके पोटेशियम आयनों के अंतर्ग्रहण को रोक देता है और पोटेशियम आयनों का अंतर्ग्रहण रुका, इट मीन्स वाष्पोत्सर्जन बंद हो गया, रंध्र बंद हो गए। तो इसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। जब पादप के पास जल कम होता है तो ये रंध्रों को बंद करके जल संरक्षण कर लेता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इसका विलगन पर प्रभाव। विलगन पर प्रभाव, ये विलगन को प्रेरित करता है, विलगन को प्रेरित करता है। कैसे? दरअसल क्या होता है, कोशिकाओं में जीर्णता को प्रेरित करेगा और जीर्णता को प्रेरित करेगा तो जहां से संयोजन होता है उस भाग की कोशिकाएं अपघटित हो जाती हैं और दोनों संरचनाएं अलग हो जाती हैं। तो फल, पत्तियों, फूलों, उनको ये पादप से अलग कर देता है। इसको हम विलगन कहते हैं। तो ये विलगन को प्रेरित करता है। इसके बाद साइटोकाइनिन से उल्टा प्रभाव दर्शाता है। साइटोकाइनिन का विरोधी होता है। कैसे? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और ये कोशिका विभाजन को रोक देता है, रोक देता है, कोशिका विभाजन को रोक देगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, मैंने कहा कि स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो ये रंध्रों को बंद कर देता है,
ये कार्यक्रम भी इसका है कि रंध्रों पर इसका तुरंत प्रभाव होता है और ये उसे बंद कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट कार्य है इसका प्रसुप्तावस्था को बढ़ाता है। दरअसल बीजों में इसकी मात्रा उच्चतम होती है और बीज में अधिक मात्रा में ये उपस्थित होने के कारण क्या करेगा, जब तक उसके लिए उसमें इसकी मात्रा कम नहीं होगी तब तक वो अंकुरित नहीं होगा और ये कार्यक्रम प्रसुप्तावस्था कहलाती है। और इससे क्या होता है, पादप के उस भाग की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, इसलिए ये क्या करता है, उसको लंबे समय तक जीवित रखने का काम करता है। दोस्तों हर पॉइंट एक काम का पॉइंट होता है, हर प्रक्रम एक विशिष्ट प्रक्रम होता है। जैसे मान लो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब हम लोग बारिश के सीजन में फसल बोते हैं, जैसे ही बारिश चली जाती है फसल तैयार हो जाती है, हम उसे काट लेते हैं, उसके बीजों को इकट्ठा करके घर ले आते हैं। लेकिन क्या आप घास के बीजों को घर लाते हो? अगले साल घास कैसे उगेगा यदि उसके बीज सर्दियों में उग गए? तो सर्दियों में बारिश हो गई सपोज करो और घास उग गया, अब वातावरण प्रतिकूल है, पादप सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा और फूल और फल बना नहीं पाएगा क्योंकि प्रतिकूल मौसम है। तो उस दशा में क्या सारे बीज अंकुरित हो गए तो अगली बार घास के बीज कहां से आएंगे? तो ये क्या करता है, बीजों में उच्च मात्रा में पाया जाता है। बारिश होती है उसके साथ कुछ मात्रा में ये निक्षालित हो जाता है, फिर बारिश होती है फिर निक्षालित हो जाता है, ऐसे करके धीरे धीरे इसकी मात्रा घट जाती है और एक मौसम ऐसा आता है जब वातावरण अनुकूल आ जाता है बारिश के अंदर, तब ये अंकुरित हो जाता है। तो ये बीजों में प्रसुप्ति को बनाए रखता है। जितना ABA का सांद्रण उच्च होगा बीज उतना ही अधिक प्रतिरोधी भी होगा और उतना ही अधिक प्रसुप्त भी होगा। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा, 12वीं के पहले चैप्टर में, फिनिक्स जो है ना उसके बीज 10,000 साल पुराने थे और वो उगने में सक्षम हो गए। अपने फसल के बीज होते हैं उनको 3 साल तक स्टोर किया जा सकता है, 3 साल बाद में इसका अपघटन हो जाता है और प्रसुप्तता समाप्त हो जाती है, बाद में वो अंकुरित भी नहीं होंगे, बेकार हो जाते हैं, उनकी जीवन क्षमता ही समाप्त हो जाती है। तो ये क्या करता है, उसके अंदर प्रसुप्तावस्था को रोके रखता है, उपापचयी क्रियाओं को घटा के रखता है, जिससे प्रसुप्तावस्था बनी रहती है। तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं यह उपापचयी क्रियाओं को कम करता है, मतलब रोकता है एक तरह से, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, बीज लंबे समय तक संरक्षित होता है। अगला इसी के अंदर रख सकते हो, ये बीजों में उच्च प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, जिससे वो क्या करता है, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में बने रहते हैं, अपने आप को बनाए रख लेते हैं। ये तो था दोस्तों इसका बीज पे प्रभाव। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है लास्ट, जीर्णता को प्रेरित करता है। दरअसल ये नए पदार्थों के संश्लेषण को रोक देता है। क्यों? क्योंकि कोशिका विभाजन रुक गया। कोशिका विभाजन रुक गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नई कोशिकाएं बनेंगे नहीं और पुरानी कोशिकाओं के उपापचयी प्रक्रम को बाधित करता है। तो इससे क्या हो जाता है, जीर्णता प्रेरित होती है। तो जीर्णता प्रेरित करता है, जिससे क्या हो जाता है, पादप मृत्यु की तरफ या वो अंग मृत्यु की तरफ अग्रसर होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ABA। तो दोस्तों ये था हमारे पास प्लांट हार्मोन। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट आता है हमारे पास, बायोएशे। हम किसी भी हार्मोन का अनुमापन कैसे करेंगे? ठीक है, अनुमापन कैसे किया जा सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, 3 छोटी छोटी सी लाइनें आपको याद रखनी है। ऑक्सीन का बायोमाप ऐसे, ऑक्सीन जो है इसका तो जई वक्रता परीक्षण द्वारा अनुमापन किया जाता है। जई के पौधे को एक दिशीय प्रकाश दिया जाए, उस तरफ मुड़ जाता है, वो जो प्रयोग अपने शुरू में किए थे उनकी सहायता से इसकी पहचान की जाती है। दूसरे नंबर पे आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन को आप लोग जो है ना किसकी सहायता से पहचान सकते हैं, मतलब बोल्टिंग प्रभाव से। बोल्टिंग का मतलब होता है इसको छिड़का जाए तो क्या होता है, जो पादप बोने होते हैं, आनुवंशिक बोने पादप होते हैं, वो भी लंबे हो जाते हैं।
ये आनुवंशिक बोने पादपों में भी लंबाई को प्रेरित करने की क्षमता रखता है, आनुवंशिकी रूप से नहीं, केवल अकारिकी रूप से। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक आनुवंशिक बोने पदार्थ पर जिब्रेलिन छिड़का और पादप पर, और वो लंबा हो गया। अब आप उसके ऊपर बीज आए और आपने उन बीजों को बोया, तो आपको बोने पादप ही प्राप्त होंगे, ठीक है ना, लंबे पादप प्राप्त नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी आनुवंशिक संगठन वही बना हुआ है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को आप लोग जो है किसकी सहायता से पहचान सकते हैं? रिचमंड लैंग इफेक्ट प्रभाव। मैंने बताया था आपको कि आपके पास हरे रंग की पत्ती है या कोई भी पादप उत्तक है, यदि आपने उसको ऑक्सीन युक्त माध्यम में रख दिया तो वो क्या करता है, लंबे समय तक अपनी ताजापन को बनाए रखता है, मतलब उसमें जीर्णता के प्रभाव उत्पन्न नहीं होते। तो ये हो गया हमारे पास रिचमंड लैंग इफेक्ट। फिर हमारे पास आता है इथाइलिन। इथाइलिन को अपन त्रिक अनुक्रिया द्वारा पहचान सकते हैं, इसके लिए ये वाला कार्यक्रम किया जा सकता है। और ABA को प्रक्षुब्धावस्था के आधार पे मापा जा सकता है। तो ये अनुमापन हो गए दोस्तों इसके हार्मोन्स के। ये था आपके पास हार्मोन और उनके प्रभाव। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर हमारी सारी बातें हो गई, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए। अब दोस्तों हमारे पास बचता है आपके लिए एक तो दीप्तकालिता, कि सूर्य के प्रकाश की अवधि का पादप पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे दीप्तकालिता कहते हैं। और एक दूसरा आपके पास आता है बसंतीकरण, मतलब ताप का पुष्पन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसे बोलते हैं बसंतीकरण। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमारे बचे, अगली यूनिट में हो जाएंगे। आप अगली यूनिट में इसके डाउट्स भी निकाल के रखें। हमें फोटोसिंथेसिस, श्वसन और इससे वृद्धि तीनों के डाउट्स भी निकालने हैं। तो आप नेक्स्ट टर्न के ऊपर अपने डाउट भी लेके बैठिएगा, हम लोग कुछ डाउट भी डिस्कस कर लेंगे और बाकी ये 3 पॉइंट हो जाएंगे। और एक बीज प्रक्षुप्ति की बात करनी है आपको, तो वो नेक्स्ट टर्न पे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।